देखिए अपन ने धारावाहिक भी कंप्लीट कर लिया। अब अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एमीटर। धारामापी के सारे बिंदु अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एमीटर होता क्या? देखो, एमीटर विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापने वाली युक्ति है। एमीटर विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापने वाली युक्ति होती है। इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये यूं कह सकते हैं कि जो एमीटर है वो एक संट युक्त गैल्वेनोमीटर है, यानी धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जो जोड़ दिया जाता है। धारामापी के समांतर क्रम में जो एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है जिससे धारामापी एमीटर में रूपांतरित हो जाता है, उस अल्प प्रतिरोध को ही संट या पार्श्व प्रतिरोध कहा जाता है। संट प्रतिरोध या पार्श्व प्रतिरोध कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि एमीटर है क्या? एक तरह से संट युक्त क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इसे सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब अपन इसकी कुछ अच्छी बातें जो हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अपन जान लें। सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि एमीटर की परिभाषा मैंने क्या बताई? धारा की प्रबलता को मापने वाली युक्ति है। लेकिन अपन परिभाषा ये दे तो ज्यादा अच्छा है कि यह संट युक्त गैल्वेनोमीटर होता है जो धारा मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखो एमीटर में यह है संट युक्त गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी होता है जो धारा के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ये तो हुई एमीटर की बात। फिर बात करें कि ये परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ध्यान रहे इसे सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर देखिएगा यहां मैंने एक शब्द कहा है, ये संट युक्त गैल्वेनोमीटर। तो संट होता क्या है? धारामापी या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जब उसके समांतर क्रम में जो अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संट। तो संट की अपन परिभाषा लिख लें, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में जो अल्प प्रतिरोध, यानी अल्प प्रतिरोध होता है, जो अल्प प्रतिरोध संयोजित किया जाता है उसे संट कहते हैं। ध्यान रहे अपन संट को अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, संट के बारे में इस एमीटर के साथ ही पढ़ रहे हैं कि संट होता क्या है। तो मैंने यहां संट की परिभाषा साथ ही लिख दी है कि धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में जो अल्प प्रतिरोध संयोजित किया जाता है उसे संट कहते हैं।
अब देखिए संट क्या करता है। संट धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है और संट के प्रतिरोध को बदल करके धारा मापी को वांछित परास के एमीटर में बदला जा सकता है, लेकिन इससे धारा मापी की सुग्राह्यता घट जाती है संट को लगाने से। ध्यान रहे। अब एक चीज और कि जो अपन संट लगा रहे हैं वो अल्प प्रतिरोध है, बहुत कम प्रतिरोध है। अब उसे समांतर क्रम में लगाएंगे तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो और भी कम आएगा इस संट से भी। इसका मतलब एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य, अर्थात आदर्श एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध शून्य माना जाएगा। यही हुआ। और इसे समांतर क्रम में जोड़ के बना रहे हैं, इसलिए परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर में इसकी उल्टी क्रिया होगी। वोल्टमीटर में क्या करेंगे, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा जिससे वो वोल्टमीटर बन जाएगा। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जबकि इसको किसमें जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध उच्च होगा और आदर्श एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या माना जाएगा, अनंत माना जाएगा। ये वोल्टमीटर और एमीटर में भी अंतर हो गया है अपने पास साथ साथ ही। तो ये भी पॉइंट अपन निकले कि संट धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है, साथ के साथ ही संट के प्रतिरोध को बदलकर वांछित परास के एमीटर में धारा मापी को बदला जा सकता है, लेकिन संट का दोष यह है कि इसकी वजह से धारा मापी की सुग्राह्यता घट जाती है। तो ध्यान रहे, मैंने संट के बारे में यही लिख दिया है, अलग से अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए संट धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है। संट धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है, कुंडली को जलने से बचाता है, सही बात है। साथ ही संट का प्रतिरोध बदलकर धारा मापी की परास को भी बदला जा सकता है तथा संट के प्रतिरोध को बदलकर धारा मापी की परास को भी बदला जा सकता है। ये धारा मापी की परास को भी बदला जा सकता है। ये तो इसमें इसके एडवांटेज हो गया, परंतु संट से धारा मापी की सुग्राह्यता घट जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया, सुग्राह्यता घट जाती है। ये अपन ने एमीटर के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, यही कह सकते हैं संट के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने लिख लिए हैं। अब अपन इसमें संट का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अपन इसके अंदर प्राप्त करेंगे। तो वो क्या है वो देखिएगा। देखें, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संट को अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए इसके लिए डेरिवेशन कैसे क्या अपन करेंगे। ये आपके पास कोई धारा मापी है, ये कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध मैंने मान लिया कैपिटल जी है। ध्यान दीजिएगा इसमें, इसके समांतर क्रम में ये मैंने एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जिसको कह रहे हैं आप संट कह रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें अगर धारा आई अपन प्रवाहित करते हैं तो ये धारा आई
देखो ध्यान रखना, धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है, जबकि संट का प्रतिरोध क्या है, एस है। तो ये जो आई धारा है इसे अपन कहेंगे एमीटर की परास। ये एमीटर की क्या है, परास है। जैसे इसका कुछ हिस्सा तो ये धारा मापी के अंदर आ गया, कुछ क्या काफी हिस्सा आ गया, इस आईजी को कहेंगे अपन धारा मापी की पूर्ण विक्षेप धारा, और कुछ धारा इसके अंदर आ जाएगी इस संट के अंदर। जो संट के अंदर धारा आ रही है वो है आई एस, देखो एस बेस में लिखा हुआ है, और इसका मान होगा आई माइनस आई जी। आई में से आई जी निकाल दीजिए तो आई माइनस आई जी होगा। यहां फिर दोनों धाराएं मिलकर के वापिस से क्या बन जाएंगी, आई। ये जो अपने पास बन गया है इसे ही अपन कहेंगे रूपांतरित एमीटर। यही आपके पास क्या है, रूपांतरित एमीटर है भाई। इसे आप कह दीजिए रूपांतरित एमीटर। ये अब अपन इसमें कैसे क्या करते हैं वो देखिए। ध्यान रहे जी और एस एक दूसरे के समानांतर क्रम है, और समांतर क्रम की एक विशेषता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है, और जबकि श्रेणी क्रम की विशेषता क्या होती है कि प्रत्येक में धारा का मान समान होता है। तो अपन पढ़ चुके धारा विद्युतिकी में। तो देखो अपन कैसे लिखें, यदि एमीटर की परास आई हो, यदि, चलो पूरा लिख देते हैं, यदि धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कोमा संट का प्रतिरोध एस एमीटर की परास आई, वे धारा मापी की पूर्ण विक्षेप धारा, वे धारा मापी की पूर्ण विक्षेप धारा आई जी हो। तो देखिए अपन क्या जानते हैं, चूंकि जी और एस किस क्रम में है, समांतर क्रम में। चूंकि जी व एस समांतर क्रम में है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, एस के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर जी के सिरों के मध्य विभवांतर। बिल्कुल यही लिखा जाएगा, एस के सिरों के मध्य विभवांतर बराबर जी के सिरों के मध्य विभवांतर। अब एस के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा भैया, एस का प्रतिरोध इंटू एस में धारा। तो एस में जो धारा आ रही है वो धारा क्या है, आई माइनस आई जी है। देखिए बिल्कुल आई माइनस आई जी धारा आ रही है, या इसे आप यू भी कह सकते हैं। कैसे, चलो आई माइनस आई जी ले लेते हैं। आई माइनस आई जी धारा आ रही है इसमें। अगर आई माइनस आई जी धारा इसके अंदर आ रही है तो ये धारा इंटू इसका प्रतिरोध क्या है, एस। फिर जी के सिरों के मध्य विभवांतर मतलब जी में आने वाली धारा, तो जी में धारा क्या है, आई जी, और इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल जी। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए आप। अब इस समीकरण से ही अपन अपने काम के फॉर्मूले बना लेंगे। वैसे तो इस समीकरण से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, न्यूमेरिकल सारे इसी एक इक्वेशन से सोल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग उनका रूपांतरण करके देख लेते हैं
अगर वो कहे कि सिद्ध कीजिए ये होता है, सिद्ध कीजिए ये होता है, तो अपन उसी अकॉर्डिंग उसे प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए पहला अगर ये कहे कि संट प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला निकालिए, तो अज्ञात प्रतिरोध जो संट है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आई जी कैपिटल जी अपॉन में आई माइनस आई जी। ये लीजिए, ये फॉर्मूला आपके पास संट ज्ञात करने का आ गया और ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2 बन गई है आपकी। अगर ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है तो देखिए फिर एक चीज और पूछ सकते हैं, अपन इस समीकरण 1 से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, समीकरण 1 से वापिस से आई माइनस आई जी का मतलब क्या कह दूं मैं इसे, आई एस। आई एस का मतलब संट में धारा इनटू संट का प्रतिरोध इज इक्वल टू आई जी, यानी धारा मापी में धारा इनटू धारा मापी का प्रतिरोध। तो मैं इसे यूं भी कह सकता हूं, आई एस अपॉन में आई जी इज इक्वल टू जी अपॉन में एस। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन कह रही है कि धाराओं का अनुपात इनके प्रतिरोधों के अनुपात का क्या है, व्युत्क्रम है। और अपन जानते हैं कि समांतर क्रम में ऐसा ही होता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने पास क्लियर हो गया। अब अगर अपन से आईजी की वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए आईजी की वैल्यू और कैलकुलेट अपन इसे कर लेते हैं। समीकरण 1 को आप रहने दीजिए, वापिस से फिर पुनः अपन समीकरण 1 का उपयोग कर लेंगे। वैसे आप इस समीकरण का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन अपन एक से ही, मैंने कहा ना, इस एक समीकरण से ही अपन को सारी समीकरणें बनानी है। इक्वेशन नंबर 3 तक अपने पास आ गई है। अब जो एक अगली जो टॉपिक आ रहा है, ये जो मैं अब मान निकालूंगा, आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन में जी प्लस एस, ये आपके संट के नाम से टॉपिक देके उसमें निकाला हुआ है, जिसको अपन यहां निकाल रहे हैं। अब देखिए मैं यहां वापिस लिख रहा हूं, समीकरण 1 से पुनः, समीकरण 1 से अगर अपन पुनः देखें तो देखिए मुझे आई जी फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आई एस, बिल्कुल ब्रैकेट खोल लीजिए, माइनस आई जी एस इज इक्वल टू आई जी जी। अब मुझे आई जी को एक तरफ कर लेना है, तो मैं इसे कैसे करूंगा, आई जी को इस तरफ ले जाता हूं, तो देखिए आई इंटू एस इज इक्वल टू आई जी एस प्लस आई जी कैपिटल जी, या आई इंटू एस इज इक्वल टू आई जी को इधर आपने कॉमन ले लिया है तो ये आ गया है एस प्लस जी। तो बताइएगा आई जी इज इक्वल टू क्या हो गया है, आई एस अपॉन में एस प्लस जी, या इसे थोड़ा अरेंज करके ये लिख दीजिए, आई जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन में एस प्लस जी। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 4। ये लो, ये इक्वेशन क्या कह रही है अपने पास, ये देखना, संट वाले टॉपिक में निकाला हुआ है, अपन ने इसको एमेट वाले टॉपिक में निकाल दिया। ये कह रही है समीकरण की धारा मापी में जो धारा आ रही है, धारा मापी के अंदर जो धारा आ रही है, वो कुल जो धारा है उसका केवल S अपॉन में S प्लस जी भाग आ रहा है। धारा मापी में जो धारा आ रही है वो कुल धारा का S अपॉन में S प्लस जी मान आ रहा है, यानी कि संट के अंदर ही धारा आ रही है मैक्सिमम। ये धारा तो बहुत कम है। कैसे कह सकते हैं बहुत कम है, देखो पहली बात तो S का मान कम, ऊपर से S में भाग जा रहा है S प्लस जी का, तो संख्या और भी ज्यादा छोटी होगी, और संख्या अगर बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है उसको अपन आई से गुणा करेंगे तो संख्या और भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटे पद को गुणा करने पर स्टेप्स कम हो जाती है। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.04, अगर आप बड़ी को गुणा करते हैं 2 इंटू 2 तब तो 4 हो रहा है, लेकिन 0.2 इंटू 0.2 0.04, 0.2 इंटू 0.2 0.04, यानी संख्या 0.2 से बहुत कम होगी।
तो यहाँ ये वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिजल्टेंट अपन यो कह सकते हैं, अतः कुल धारा I का केवल S अपॉन में S प्लस जी भाग ही धारा मापी की कुंडली से गुजरेगा, जबकि शेष भाग, इसके अलावा बचा हुआ शेष भाग संट से गुजरेगा। तो देखिए लिख लेते हैं इस बात को, अतः कुल धारा कह दो, इसे एमीटर की परास कह सकते हैं। अतः कुल धारा I का केवल S अपॉन में S प्लस जी भाग ही धारा मापी से गुजरेगा, शेष भाग संट से गुजरेगा। ये अपने पास एक महत्वपूर्ण चीज अपन ने निकालनी है। अब अपन बात करेंगे इस स्थिति में जो एमीटर जो रूपांतरित हो गया है, रूपांतरित एमीटर या एमीटर के प्रभावी प्रतिरोध की। तो आपने देखा था एमीटर कैसे बनाया अपन ने एमीटर ऐसे बनाया कि धारा मापी के समांतर क्रम में संट जोड़ दिया आपने। तो एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या हुआ, संट और धारा मापी का जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही एमीटर का क्या होगा, प्रभावी प्रतिरोध होगा। देखिए इसे भी अपन नोट करते हैं। देखिए अब अपन बात करें किसकी, एमीटर के प्रभावी प्रतिरोध की। तो देखो चूंकि धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संट जोड़ा जाता है। इसलिए रूपांतरित एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध RA इज इक्वल टू GS अपॉन में G प्लस S। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी 5 होगा। ये एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि गुणा बटे योग, क्योंकि जब समांतर क्रम में दो प्रतिरोध होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध अपन इसी प्रकार से निकालते हैं, उनका गुणा बटे क्या कर लेते हैं अपन, योग कर लेते हैं।
यही एक तरीका था। अब देखिएगा इसके अंदर भी एक बात, यहाँ तो अपने पास ये आ गया है, लेकिन आप जानते हैं धारामापी के प्रतिरोध की तुलना में, धारामापी के प्रतिरोध की तुलना में संट का प्रतिरोध अल्प होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं G इज ग्रेटर देन S होने पर, अगर धारामापी का प्रतिरोध संट के प्रतिरोध से बहुत ही बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में RA, तो देखो G के सापेक्ष S नगण्य हो जाएगा, तो G बच गया, G से G कैंसिल, तो RA इक्वल क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो अपन यूं कह सकते हैं अतः रूपांतरित एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध लगभग संट के प्रतिरोध के तुल्य होता है। सीधा सा आंसर निकल गया। अतः रूपांतरित एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध लगभग संट प्रतिरोध के तुल्य होता है। फिर एक चीज हो, संट का मान बहुत कम है और अपन आदर्श एमीटर की बात करें तो आदर्श एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध क्या माना जाएगा, 0। तो देखिए अपन यहां लिख लेते हैं आदर्श एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध 0 माना जाता है। ये लीजिए, ये आपका यहाँ पर एमीटर भी अपने पास कंप्लीट हो जाता है। एमीटर संबंधी सारी बातें अपन ने कर ली कि एमीटर का उपयोग क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका प्रतिरोध होगा, पूर्ण विक्षेप धारा इसमें क्या होगी, ये अपन ने इसमें ज्ञात कर ली है। फिर देखिएगा यहाँ इसका प्रभावी प्रतिरोध देखने के बाद अपन ने ये भी निकाल लिया कि अगर इसकी तुलना में ये कम हो तो ये मान इसका कितना होगा। अब अपन बात करेंगे वोल्ट मीटर की। फिर उसके पश्चात एमीटर और वोल्ट मीटर पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। ध्यान रहे गैल्वेमीटर पर आधारित क्वेश्चन तो अनसोल्व में अपने पास दिए हुए हैं नहीं, सीधे एमीटर और वोल्ट मीटर का एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उन दोनों क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेंगे। लेकिन इन पर आधारित जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे आप जरूर सोल्व करें, क्योंकि एक एग्जाम्पल अपनी बुक में एमीटर वोल्टमीटर पर आधारित इतना अच्छा एग्जाम्पल एक दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड की बुक में, उस एग्जाम्पल में एमीटर और वोल्टमीटर दोनों को ही पूछ लिया गया है कि भाई आपको ये दे दिया कि धारामापी का प्रतिरोध इतना है, तो इतनी परास के एमीटर में बदलने के लिए कितने शंट की आवश्यकता होगी और इतनी परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए कितने उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ये एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसे आप जरूर सोल्व करके देखें। फिर एक अनसोल्ड जो क्वेश्चन है दोनों, वो दोनों अलग अलग दे रखे हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है एमीटर को में धारामापी है जिसका प्रतिरोध इतना है, इसे इतनी परास के एमीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। फिर दे रखा है एक धारामापी का प्रतिरोध इतना है, इसे इतनी परास के वोल्टमीटर में बदलने की कितनी आवश्यकता होगी। वोल्टमीटर इतनी परास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए कितने उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। ये अपन को उसके अंदर दे रखा है। यानी कि जो मैं अनसोल्ड क्वेश्चन जो दोनों सोल्व कराऊंगा वो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, जबकि एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई हैं। इसलिए आप एग्जाम्पल को जरूर सोल्व करके देखें। अनसोल्ड को मैं इसलिए सोल्व करा रहा हूं क्योंकि सोल्ड जो एग्जाम्पल है वो तो सोल्व किया हुआ है ही आपकी पाठ्य पुस्तक में, अनसोल्ड है उसको मैं सोल्व कर रहा हूं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो देखिए अब अपन जानेंगे इसके अंदर वोल्ट मीटर को कि वोल्ट मीटर होता क्या है। ये सीखो, पहले आप उसे सुने जाने, उसके बाद फिर अपन उसे नोट करेंगे कि वोल्ट मीटर होता क्या है।
वोल्ट मीटर परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापने वाली युक्ति होती है। ये अपन वोल्ट मीटर का कंपैरिजन विभव मापी से यानी पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में कर चुके हैं, लेकिन यहां अपन बात केवल वोल्ट मीटर की करेंगे कि वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। फिर ये देखें अपन, वोल्ट मीटर धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारा मापी वोल्ट मीटर में रूपांतरित हो जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर अपन बात करें आदर्श वोल्ट मीटर की, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध अनंत माना जाता है। अब आप एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का कंपैरिजन कर लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोनों के कंपैरिजन में अपन क्या देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला डिफरेंस आप देखें कि एमीटर परिपथ में धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। पहला डिफरेंस कंप्लीट। सेकंड, एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर बनाने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिसे शंट कहते हैं। वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। फिर अपन बात करें चौथे डिफरेंस की, एमीटर का प्रभावी प्रतिरोध अगर आदर्श एमीटर की बात करें तो शून्य माना जाता है, जबकि आदर्श वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध अनंत माना जाता है। ये पॉइंट और अपन अब इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये पॉइंट और अपन